नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले 2-3 ख़बरें मैं आपकी भारत की पेश कर लेता हूँ जो ज़रूरी है। फिर उसके बाद कल जो मैंने ख़दशा ज़ाहिर किया था गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल के कब्ज़े की, वो कल रात 1 बजे तक कंफर्म हो चुकी है। ये थ्योरी क्या है, कल मैंने जो प्राइम टाइम में आपके सामने बयान किया था कि ऐसा हो सकता है, वो होने लगा है। मैं वो तफसीलात सुनाता हूँ। सबसे पहले परवीन तोगड़िया के बारे में सुन लीजिएगा। इस शख्स को आप जानते हैं कितना नफरत फैलाने वाला शख्स है और क्या कुछ है। इसने हाल ही में बांग्लादेश में वहाँ के एक मंदिर के एक संत की गिरफ्तारी और वहाँ की अक़लियती बरादरी पर मुबैना मज़ालिम को रोकने के लिए हिंदू तंजीमें जो मुसलसल एहतिजाज कर रही हैं उसको लेकर के एक बयान जारी किया है। और परवीन तोगड़िया अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का सदर है। इसने खुद बनाया था जब से ये VHP और दीगर हिंदुत्व तंजीमों से अलग होने के बाद अपने से नाइंसाफ़ी करने का मुतालबा जो है इल्ज़ाम लगाते हुए इसने कहा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को मिसमार करने जैसे वाक़यात जारी रहते हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत को अपने फ़ौज भेजने की तैयारी करनी चाहिए। इस तरह का बयान इसने जारी किया। और इसके अलावा उसने बांग्लादेश को 4 हिस्सों में तकसीम करने का मशवरा भी दे दिया। परवीन तोगड़िया जो हाथरस का दौरा कर रहा था उसने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हिंदुओं पर किसी भी किस्म का हमला नाकाबिल कबूल। तोगड़िया ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं पर ढाए जाने वाले मजालिम को बर्दाश्त नहीं करेगा। परवीन तोगड़िया अक्सर ये मुतनाज़ा बयानात को लेकर के सुर्खियों में रहता है और मुस्लिम दुश्मनी के लिए वैसे भी ये बदनाम है। बांग्लादेश में हालिया बरसों में हिंदू बरादरी पर हमलों के वाक़यात में लगातार इजाफा होने का अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ख़बर और बहुत ही अफसोसनाक ख़बर भारत के सेकुलरिज़म के लिए, भारत के आइन के लिए कि एक हाई कोर्ट का जज बग़ैर किसी हिचकिचाहट के वो हिंदुत्व तंजीमों के प्रोग्राम में न सिर्फ शामिल होता है, न सिर्फ शरीक होता है, बल्कि यकसा सिविल कोड का जो है सपोर्ट भी करता है और फिर ये भी कहता है कि जो है अब जो है हिंदुस्तान अक्सरियत की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। ये किस कदर अफसोसनाक मामला है। ये जो है धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है हिंदुस्तान की आइन की कि एक ऐसे ओहदे पर फाइज जहाँ पर तमाम धर्मों के साथ जिसको इंसाफ करना है, जो आइन की हलफ उठाते हैं, कसम खाते हैं, वो इस वक्त हिंदुत्व तंजीमें जो बदनाम हैं, मुस्लिम मुखालिफ हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कत्लेआम की जिसके लीडरान बात करते हैं, गाय और दीगर नामों पर जो मुसलमानों पर हमले करने पर उकसाते हैं, ऐसे लोगों के फंक्शन में अगर शामिल होते हैं तो ये किसी ख़ास बरादरी के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये पूरे मुल्क की जो है शबीह को बर्बाद करने, ख़राब करने के मुतरादिफ है। ये कहते हुए इस ख़बर को लोगों ने न सिर्फ शेयर किया है, ट्विटर पर इस वक्त जो है इस पर तबसरों की भरमार है, बिलखुसूस तनकीदी तबसरों की। ये शख्स इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं। VHP के एक प्रोग्राम में ऐसा इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया कि जिसकी हर तरफ बहस हो रही है, तनकीदी बहस हो रही है। इसने कहा, मुझे कहने में कोई आड़ नहीं कि भारत है, ये मुल्क भारत में रहने वाली अक्सरियत की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। अपने खिताब में उसने सवाल उठाया कि हिंदू मज़हब में अछूत, सती और जौहर जैसी रिवायत को ख़त्म कर दिया गया है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी में 1 से ज़्यादा बीवियाँ रखने का रिवाज अब भी जारी है। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस शेखर यादव ने कहा, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हिंदुस्तान है, मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले अक्सरियत की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेगा। ये कानून है। आप ये नहीं कह सकते कि आप हाई कोर्ट के जज के तौर पर कह रहे हैं। दरअसल कानून अक्सरियत के मुताबिक चलता है। इसे ख़ानदान या माशरे के तनाजुर में देखें,
सिर्फ वही कबूल किया जाएगा जो अक्सरियत की भलाई और खुशी का बाइस हो। जस्टिस शेखर ने हिंदू सहीफों जैसे शास्त्रों वेदों में ख़वातीन को देवी के तौर पर पूजा जाता है ये भी कहा। एक कम्युनिटी के अफराद इससे ज़्यादा बीमार रखते हैं, हलाला या 3 तलाक पर अमल करने का हक़ का मुतालबा करते हैं। इसने कहा आप ऐसी औरत की तौहीन नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के तौर पर तस्लीम किया गया। आप 4 बीवियाँ रखने, हलाला या 3 तलाक का हक़ नहीं मान सकते। आप कहते हैं कि हमें तलाक़ सलासा कहने का हक़ है और ख़वातीन को नफ़क़ा अदा करने की ज़रूरत नहीं। यह हक़ काम नहीं आएगा। यूसीसी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वीएचपी आरएसएस या हिंदुज़म की वकालत करती है। मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में बात करती है। ये कहते हुए एक जज ने जो है एक मखसूस कौम को या मखसूस समाज को निशाने पर लेने की कोशिश की है। जब ऐसे जजेस और ऐसी जहनीत वाले लोग हाई कोर्ट के बड़े ओहदों पर अगर फाइज हो जाए और इनको जस्टिस कहा जाने लगे तो किस कदर जो अफसोसनाक मामला है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन, उधर मगरबी बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम धमाका हुआ है जिस पर 3 लोगों की मौत वाक़ होने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि धमाका गैर कानूनी बम बनाने के दौरान हुआ। धमाका इतना शदीद था कि एक इमारत बुरी तरह से मुनहदिम हुई। धमाका कच्चा बम बांधने के दौरान हुआ है जिसकी जद में आने से 3 लोगों की जानी गई। इस धमाके में मुनहदिम इमारत और उसके मलबे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक धमाके में मकान मालिक की मौत हुई, 2 नौजवानों की जानें भी गई। घर के साथ रह रहे पड़ोसियों का मानना है कि उन्होंने धमाके की तेज़ आवाज़ सुनी लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस ने बताया कि मलबा हटाया जा रहा है, खदशा है कि कुछ लोगों की और लाशें बरामद हो सकती हैं। ये बम किस लिए बनाया जा रहा था, क्यों बनाया जा रहा था, इसका मादा कहाँ से लाया गया, ये किसका घर था और किस सियासी पार्टी से वाबस्ता रखता था, कहीं किसी दहशतगर्द तंजीम से इसका वाबस्ता तो नहीं था, कहीं हिंदुत्व की जो है वो तंजीमें जो इस तरह की अलग अलग चीज़ों के लिए केरला में धर ली गई हैं उनसे ताल्लुक़ होने की बातें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो इस तरह की इंतहाई जो है जहन रखने वाले, असबियत रखने वाली तंजीमें जो हिंदुत्व की जानिब इशारा करती हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के घरों में इस तरह के धमाके हुए हैं। अब इसी लिंक को क्या जोड़ करके देखा जाएगा, ये सब हकीकत जो है पुलिस की छानबीन के बाद ही सामने आ सकती है। इस तरह के तबसरों के साथ इस खबर को सामने लाया गया है। नाज़रीन, कर्नाटक के बीदर में अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिशें करने की कोशिश हो रही थी माधवी लता की। इस वजह से उसको ज़िले में दाखिल होने से रोक दिया गया है। ये कहते हुए कर्नाटक के बीदर में दाखिल होने से नफरत अंगेज़ और मुतनाज़ा तकारीर के लिए बदनाम जो है माधवी लता को रोक दिया गया है। एनटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कलेक्टर गिरीश बुदोले के हुक्म के मुताबिक माधवी लता के बीदर में दाखिले होने पर पाबंदी लगा दी। कलेक्टर ने जिले में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए शिद्दत पसंद हिंदू ग्रुप को प्रोग्राम करने की इजाज़त देने से भी इनकार किया था। नाज़रीन, ये माधवी लता कौन है आप लोग जानते हैं। दरअसल माधवी लता श्री राम सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक और हिंदुत्व कारकुन काजल हिंदुस्तानी को बीदर आने से रोक दिया गया। ये पाबंदी 7 दिसंबर की सुबह 12 बजे से 9 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक रही। इन हिंदुत्व लीडरों पर यह कहते हुए पाबंदी आयद की गई कि ये मजहबी तौर पर तनाव वाली तकरीर करने के आदी हैं जिससे ज़िले में अमन व अमान ख़राब हो सकता है। और ये किस तरह की बयानबाजियाँ करते हैं, मुस्लिम मुखालिफ माहौल बयान करने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। बहक है नाज़रीन, अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ शाम। इस वक्त शाम में 2 चीज़ें हो रही। एक, इस वक्त जो हिज़्ब मुखालिफ की धड़ें कब्ज़ा कर लिया है, शाम की बशारुल असद हुकूमत को जो ख़त्म कर दिया गया, इसकी सारी तफसीलात पेश की गई हैं। वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं। जाहिर सी बात है 40 साल का जुल्म का दौर ख़त्म हुआ है और कोशिश हो रही है कि पूरी तरह से जो जेल में और मुख्तलिफ इलाक़ों में जो बंद हैं, यहाँ तक कि ख़बर आ रही है कि एक ऐसा जेल भी शाम में जालिम बशारुल असद ने बनाया था कि तहखाने में वहाँ जाने के लिए भी बड़ी मुश्किलें पेश आती थी। सिर्फ वही जा सकता था जिसके पास वहाँ की या कुंजियाँ होती थी या फिर एक ख़ास ऐसी चीज़ें होती थी जिसको दिखाने के बाद ही वो चीज़ें खुलती हैं। ऐसी 1 लाख उस तहखाने के सौबत खाने की जो इसमें बंद हैं उसको खोलने की तैयारियां हो रही हैं। एक तरफ वो लोग जो इस पर कब्ज़ा किए, जो अपने आप को मुजाहिदीन बोल रहे हैं, उनका ये हाल है। दूसरी जानिब आम आवाम पूरी तरह से जश्न मना रही हैं। तुर्की से तारिकीन वतन आ रहे हैं, लबनान से तारिकीन वतन वापस आ रहे हैं,
मिस्र से तारिकीन वतन वापस आ रहे हैं शाम में, अब बसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना आबाई वतन से जो है उस कदर मोहब्बत करते हैं। दूसरा, जैसा मैंने कल खदशा जाहिर किया था कि इस वक्त जिन तंजीमों को सपोर्ट किया गया है, बशारुल असद को ईरान ने सपोर्ट नहीं किया। ताज़ा बयान आज ईरान के वज़ीर दाखिला का आया है, आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का, कि शाम ने हमसे किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं मांगी, इस वजह से हमने उनको मदद नहीं थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची हैं, जिसकी तस्वीर आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कि रशिया ने सपोर्ट नहीं दिया, तुर्की ने मुजाहिदीन को सपोर्ट दिया, अमेरिका ने कह दिया कि जो है ये हमारा मामला नहीं है। ठीक है, इसको आप समझें। और उसके बाद दिमश्क में इस्राइल की बमबारी हो चुकी है। इंटेलिजेंस इमारतों समेत सिक्योरिटी स्क्वायर पर भयानक आग लग चुकी है। इंटेलिजेंस इमारतों को निशाना बनाने का मतलब आप समझते हैं? इंटेलिजेंस इमारतों को निशाना बनाने का मतलब ये होता है कि आपने जब से ये कोई मुल्क बसा है, तो जाहिर सी बात है कि खारिजा और दाखिला पॉलिसी के लिए मुल्क के अंदर भी होने वाली साजिशों पर, मुल्क के बाहर भी होने वाली साजिशों पर नज़र रखने के लिए हर मुल्क अपने लाखों करोड़ों खरबों रुपए खर्च करके एक ऐसी इंटेलिजेंस बनाता है जो पता ही नहीं चलता कि ये आदमी आपका जासूस, आपके साथ उठ रहा होता है, बैठ रहा होता है, लेकिन वो उस मुल्क का जासूस होता है। उसकी ट्रेनिंग होती है कई कई साल तक। दीगर ममालिक की ज़बानें उनको जो है बोलने, उनको सिखाया जाता है, रहन सहन सिखाया जाता है। मसलन आपको अगर किसी और मुल्क से हिंदुस्तान में जासूसी के लिए कोई मुल्क भेज रहा है, तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। उसको हिंदी नहीं आती है तो प्योर हिंदी ऐसी सिखाई जाती है कि यहाँ का लोकल आदमी वो हिंदी नहीं बोल सकता। उसका रहन सहन हिंदुस्तान के मुताबिक बना, एक एक पूरा प्रोसेस होता है। इसी तरह की इंटेलिजेंस सबसे है, और सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस जो मानी जाती है इसराइल की, जिसको आप जानते हैं। उसके बाद IFB, जिसको आप जानते हैं CIA, अलग अलग तरह के नाम से। इसी तरह इस वक्त दिमश्क में सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स की इमारतों में, सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स के मतलब है कि जो सिक्योरिटी फराहम करती है पूरे ममालिक को, हमला करके तहस नहस कर दिया गया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि आग इसराइली बमबारी की वजह से लगी। एजेंसी फ्रांस प्रेस के फोटोग्राफर ने दिमश्क के सिक्योरिटी स्क्वायर के इलाके में आग उठती हुई देखी। इस स्क्वायर में मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत सिक्योरिटी हेडक्वार्टर भी मौजूद है। एक और महल्ले में एक और फोटोग्राफर ने फौजदारी सिक्योरिटी ब्रांच की इमारत पर आग भड़कते हुए दिखाई है। दारुल हुकूमत दिमश्क के अब्बासी जिले में इमिग्रेशन और पासपोर्ट सेंटर पर भी आग भड़क उठी है। ऑब्जर्वेटर ने कहा कि इस्राएली हमलों ने दिमश्क में साबिक हुकूमती फोर्सेस के हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस और कस्टमर्स की इमारतों के करीब सिक्योरिटी स्क्वायर को निशाना बनाया, जिसकी वजह से वहां आग भड़क उठी। ये वो सारे हसास इलाके हैं जिसको इस वक्त सबसे ज्यादा हसास, सबसे ज्यादा किसी मुल्क को सिक्योरिटी फराहम करने वाले इमारतों को अगर निशाना बनाया जाता है, तो मतलब यह है कि आपको पूरी तरह से खोखला किया जा रहा है अगले हमले के लिए। दूसरी बात, गोलान जो है पहाड़ियों पर हमला करके बफर जोन, मैं आपको बताता हूं। इस वक्त एक तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें दिखाएं। यह है, आपको समझना बहुत आसान होगा। बीच में जो आप रेड मार्क देख रहे हैं, ये गोलान पहाड़ियां हैं। गोलान पहाड़ियां और सीरिया के दरमियान में तकसीम करने वाले एक बफर जोन होते हैं, जिसको आप हद कह सकते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और ये कहां तक जोड़ रहे हैं? ये जो गोलान की पहाड़ियां हैं, जॉर्डन से भी इसका जुड़ा हुआ है मामला, सीरिया से भी जुड़ा हुआ है। दिमश्क, जाहिर सी बात है सीरिया बहुत बड़ा एक मुल्क है, और दिमश्क किस जानिब पड़ रहा है आप देख लीजिएगा, डमस्कस जहां लिखा हुआ है अंग्रेजी में, और उधर लबनान। लबनान बहुत आसान हदफ है इसराइल के लिए, वो समझ चुका है 15 दिन के हमलों में। उसको पता चल चुका कि गोलान की पहाड़ियों पे बआसानी कब्जा कर सकते हैं, कब्जा उसका हो चुका है,
और उसके रास्ते से वो अंदर घुसा था लबनान के शिमाली इलाके में और कई बस्तियों को तबाह ताराज किया। सीरिया की जोलान, असल में ये गोलान पहाड़ियां हैं जिसको जोलान कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि अरबी में गाफ का इस्तेमाल नहीं होता, गाफ की जगह पर जीम का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे आसान तरीके से इस साजिश को अगर आप समझना चाहते हैं तो कल ही मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो अबू मोहम्मद अल जौलानी, जो इस पूरे की पूरी तंजीमों का, पूरे के पूरे हिज़्ब इख्तिलाफ के धड़ों का जो इस वक्त रहनुमाई कर रहे हैं, क़ियादत कर रहे हैं, उनका नाम अबू मोहम्मद अल जौलानी है। ये अल जौलानी इसी गोलानी पहाड़ से है, जिसको हम गोलान कहते हैं, वो जोलान पहाड़ियां हैं असल में। चूंकि अरबी में गाफ इस्तेमाल नहीं होता तो उसको जोलान कहा जाता है, और इसी जोलान में पैदा होने वाले अबू मोहम्मद इस वक्त पूरी तरह से सारी की सारी तंजीमें जो धड़े इस इख्तिलाफ की हैं उस पर जो है कंट्रोल रखे हुए हैं। मुझे एक आप बताइए, 40 साल तक जिस जालिम बशार अल असद की फौज ने इन लोगों से मुकाबला करती रही, बशार अल असद रातों रात अपने मातहत काम करने वाले से या उसके जो सबसे करीबी जो आदमी है उससे ये कहते हुए पूरा मुल्क छोड़ करके फरार हो जाता है कि जो है किसी भी तरह का खून खराबा ना हो, बाआसानी आप ये हुकूमत मुजाहिदीन के हवाले करें। कोई खून खराबा नहीं होता। 4 बस्तियों पर दिखाने के लिए पहले हमले होते हैं और ज़्यादातर बशार अल असद की जो फ़ौज है वो उनसे मुठभेड़ नहीं करती, जबकि वहाँ रशिया की फ़ौज भी है, वहाँ पर जो है ईरान भी पसे पर्दा पूरी तरह से जो है सपोर्ट कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह की मुठभेड़ नहीं होती, ज़्यादा जो है ये नहीं होती। फौरी तौर पर जो एक एक महल्ले में एक एक बस्ती पर कब्ज़ा करते हुए चले जाते हैं और इधर जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं शाम के अवाम, और दूसरी जानिब गोलान पहाड़ियों के बफर जोन को पार करते हुए इस वक्त कई बस्तियों पर हमला कर चुका है, उस पर कब्जा कर चुका है इसराइल। यानी मतलब यूं समझिए कि खेल शुरू हो चुका है। खेल शुरू हो चुका है शाम पर पूरी तरह से कब्जा करने के बाद। लबनान तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और जॉर्डन तो ऑलरेडी उनके कब्जे में है। लबनान पर हमला करके इसराइल देख चुका है कि किसी भी तरह का जो है दूर से ही मिसाइल से मार रहे हैं, अंदरूनी सतह पर आकर के लड़ नहीं रहे। ज़मीनी सतह पर इसके कुछ मुजाहिदीन फौत हो गए। जाहिर सी बात है कि जब तक एक बहुत बड़े बफर जोन पर जो गोलान पहाड़ियों के लिए बशार अल असद की फौज या उसके साथ मौजूद लोग अभी तक सरदर्द बने हुए थे इसराइल के लिए, उसको वहां की हुकूमत को नहीं खत्म कर देता, सीरिया से जुड़े हुए गोलान पहाड़ियों पर कब्जा करना और वहां से आगे बढ़ना इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से अंदरूनी सतह पर तमाम अमेरिका से और फिर तमाम लोगों से जो है इस वक्त पूरी तरह से रजामंदी लेकर के पूरी तरह से तहस नहस करने के लिए शाम की बस्ती के लिए अंदरूनी सतह पर ज़बरदस्त एक साजिश तैयार की गई। और फिर जिस दिन जो है मुजाहिदीन की जानिब से जो अपने आप को कह रहे हैं उनकी जानिब से शाम पर कब्ज़ा होने के पहले ही दिन बफर जोन पर गोलान पहाड़ियों की जो शाम से मुल्हिका हैं उस पर कब्ज़ा कर लेता है, बल्कि अपने फ़ौज को उसी रास्ते से शाम में दाखिल करता है और कई बस्तियों पर कब्ज़ा भी कर लेता है। यहाँ तक कि दिमश्क के सिक्योरिटी फोर्सेस वाले या सिक्योरिटी जोन कहलाए जाने वाले हसास इलाकों पर बमबारी करके आग लगा देता है। तो मतलब ये है कि या तो शाम और या तो इसराइल और अमेरिका शाम में अपने इशारों पर नाचने वाली हुकूमत चाहता है ताकि वो अपने ग्रेटर इसराइल को पूरी तरह से बना सके। तो नाज़रीन गिरामी, शाम पर अचानक इस तरह कब्जा कर लेना और वो भी थोड़ी बहुत कुर्बानियों के साथ, हाँ ये बात अलग है कि 40 साल से कुर्बानियाँ दी जा रही, लेकिन बशार अल असद ने जो है उसको सजा करके पेश कर दिया है, आप हुकूमत करें। तो यहाँ कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है नाज़रीन गिरामी, और ये होना है। क्यों होना है, मैं आपको 3 हदीसें सुनाता हूं। देखिए, ये 3 हदीसों में से एक हदीस के
एक रावी पर जो है उनको मजहूल करार दिया गया है, कलाम करार दिया गया है, लेकिन मैं वो तफसीर आपके सामने रखता हूँ, इसलिए कि उसमें जाऊँगा तो वो अलग मौजू है। अब्दुल्ला बिन हवाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम लश्करों को पाओगे, एक लश्कर शाम में होगा, एक इराक में और एक यमन में। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हवाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ और पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसा हो तो आप मेरे लिए किस लश्कर को पसंद करते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शाम अपने ऊपर लाजिम कर लो, जो शख्स ऐसा ना कर सके वो यमन चला जाए और उसके कुओं का पानी पिए, क्योंकि अल्लाह ने शाम और अहले शाम का मेरे लिए जिम्मा लिया है। एक और हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शाम के फ़ज़ाइल में भी आप उस मुल्क के फ़ज़ाइल के सिलसिले में जाहिर सी बात है कि जो अंबिया किराम की आमाजगाह है जो मुल्क, उस मुल्क के सिलसिले में जो है बहुत सारी फ़ज़ाइल वारिद हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा मेरे तकिए के नीचे से किताब का सुतून उठाया गया, मैंने उसे देखा तो एक नूर था जो शाम की तरफ ले जाया गया। याद रखो जब फितने रोनुमा होंगे तो ईमान शाम में होगा। एक और हदीस, जब अहले शाम हलाक हो जाएं, शाम हलाक हो जाए यानी अहले शाम हलाक हो जाए तो मेरी उम्मत में कोई खैर नहीं होगा और मेरी उम्मत में ये ग्रोह हमेशा हक पर कायम रहेगा और वो दज्जाल से जंग करेगा। अब ये ग्रोह के बारे में हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर को भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सपोर्ट तो वही करेंगे जो है हक पर कायम रहेंगे, ईमान पर कायम रहेंगे और ख़ुद अहले हक जो है हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानेंगे और मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहेंगे कि आप ही मेहदी हैं, जबकि उनको भी पता नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये तो सिलसिला चलेगा, लेकिन शाम में इस वक्त फितनों का ऐसा दौर पैदा हो चुका है कि यह हदीस पूरी होती भी नजर आ रही। जाहिर सी बात है कि जुल्म शाम में जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तभी जो है पूरी तरह से अब ये जुल्म बढ़ता चला जाएगा। बशार अल असद को इस इलाके से खाली करवाना किसी ख़तरनाक साजिश के तहत अंदरूनी सतह की ऐसी बातचीत हुई है जिसमें जो है इसराइल और अमेरिका मेज़ पर बैठ कर के इसका सौदा रशिया और ईरान से किए हुए। जाहिर सी बात है फौरी तौर पर लबनान में भी हिजबुल्लाह का जो सपोर्ट हो रहा था या हिजबुल्लाह जो वार कर रही थी इसराइल पर, वो ईरान के सपोर्ट पर ही तो कर रही थी। गुज़श्ता कई सालों से शाम में बशार अल असद को सपोर्ट पेश करने वाला ईरान का वज़ीर ख़ारिजा अचानक ये कहता है कि हमसे उसने मदद तलब नहीं की, तो मतलब क्या है? जबकि ईरान और रशिया वहां पर मुकम्मल तौर पर कई सालों से, बल्कि कई बस्तियों पर इन्हीं लोगों का कब्जा है। खुद रूस ने 2 शहरों को इसराइल के हवाले किया है, यह भी ताज़ा खबर है, जिस पर रशियन फौज का कब्जा था या जो रशियन फौज के कंट्रोल में था। शाम की 2 बस्तियां उन्होंने अज़बख़ुद उठा करके इसराइल के हवाले किया है। तो ऐसी सूरत हाल में नाज़िर गिरामी जो ख़दशा ज़ाहिर किया गया, मैं उन लोगों से बारहा कहता हूं कि जुल्म का, इस्तिबदाद का दौर ख़त्म होने पर जो लोग खुशियां मना रहे हैं, दरअसल हकीकत यह है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है इस वक्त इन तमाम चीज़ों को, तस्वीरें जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसराइली गाड़ियां हैं जो शाम में दाखिल हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में कब्जे के लिए, और वहां पर मुजाहिदीन जो शाम पर कब्जा करने के जश्न में मौजूद हैं, वो लोग जो है उनको पता भी है तब भी वो मुकाबले के लिए नहीं आएंगे। या फिर अगर इन मुजाहिदीन वहां पर हुकूमत कायम कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि साबिक हुकूमती फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर, इंटेलिजेंस पर, कस्टम्स की इमारतों पर, इमिग्रेशन की इमारतों पर, पासपोर्ट सेंटर्स की तमाम इमारतों पर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है, तो फिर ये अपने मुल्क की सिक्योरिटी किस तरह से फराहम कर सकते हैं? दोबारा शाम को बनाने में कई साल बीत जाएंगे। दिफाई पोजीशन में आने के लिए इस वक्त जो धड़े वहां पर हुकूमत करने की बात कर रहे हैं, दरअसल इसी अफरा तफरी में पूरे शाम को खोखला करने के लिए इसराइल ने एक ज़बरदस्त मनसूबाबंदी की है, जिसकी तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही, और जा भी रही है तो कोई इस सिलसिले में सोच नहीं रहा।
मुझे इजाज़त देना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।